बरगद बाबा। केवल सूद। बरगद के पेड़ के नीचे आदमी और ऊपर पक्षी विश्राम करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, दुख सुख की बातें करते हैं और तरह तरह की कहानियाँ कहते हैं और सुनते हैं। पर कभी किसी को यह ध्यान नहीं आता कि उस बरगद की भी एक कहानी हो सकती है जिसके नीचे वे रोज आकर बैठते हैं। आइए आज हम आपको ऐसे ही बरगद की कहानी सुनाते हैं। एक गांव के बाहर एक छोटी सी टूटी फूटी चाय की दुकान है। दुकान के मालिक की हालत भी उस दुकान से बहुत कुछ मिलती जुलती है। उस आदमी का नाम है बरगद बाबा। उस गांव में और आसपास के गांव में वह इसी नाम से प्रसिद्ध है। उसका असली नाम क्या है यह कोई नहीं जानता। उसकी दुकान पर सब तरह के लोग आते हैं, चाय पीते हैं, बतियाते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। बरगद बाबा किसी से विशेष बात नहीं करता। उसका बोलना हूँ हाँ तक ही सीमित रहता है। उसके मुंह की तरह उसकी आंखें भी कुछ कम ही खुलती हैं। आंखें जब खुलने लगती हैं तो बरगद बाबा उन्हें बंद करने के लिए अफीम की गोली मुंह में रख लेता है। बरगद बाबा की दुकान पर क्या चोर क्या उचक्का सब तरह के लोग आते हैं, पर वह सबको सम्मान दृष्टि से देखता है। वह किसी से कुछ अधिक बात नहीं करता। वह है गांव का चौधरी या फिर गांव की फूफी सौंधा। चौधरी कभी कभी उससे छेड़छाड़ भी कर लेता था। वे दोनों अकेले होते तो चौधरी उसे बेतकल्लुफी से पंडित कहकर बुलाता। इसी तरह फूफी भी आ जाते, उसे छेड़ जाते। फूफी जब भी कभी आते तो बाबा की आंखों में पल भर के लिए एक अजीब सी चमक आ जाती, भले ही दूसरे पल वह फिर बंद हो जाती थी। बाबा को बहुत सी ऐसी बातों का पता था जिनका गांव के किसी और व्यक्ति को पता न था। ऐसी ही एक बात थी जाटों की लड़की प्रीतो और तरखानों के लड़के जिद्दी की प्रेम कहानी। उनके मिलने की जगह यही बाबा की दुकान होती थी। जिद्दी शाम को शहर से लौटता तो चाय के बहाने बड़ी देर तक बाबा की दुकान पर बैठा रहता। प्रीतो खेतों से लौटती तो बरबस उसकी आंखें दुकान की ओर उठ जाती, पर कभी कभी वह सर पर से चारे का गट्ठर फेंक बाबा को पानी पिलाने के लिए कहती और फिर इशारे ही इशारे में रात को मिलने की जगह पक्की हो जाती। मशहूर है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। जिद्दी और प्रीतो की बात भी छुप न सकी। गांव में जाटों ने तूफान खड़ा कर दिया और जिद्दी के घर वालों को मजबूरन उसको शहर भेजना पड़ा। जिद्दी को गांव आने की इजाज़त नहीं थी, पर प्यार ने कब कोई बंधन माना है। जिद्दी ने रात के समय कभी कभी फिर गांव आने लगा और सुनसान अंधेरी चांदनी रातें जिद्दी और प्रीतो की प्रेम कहानी सुनाने लगती। रातों के अलावा इस मिलन का कोई और गवाह था तो वह था बरगद बाबा। जब भी बरगद बाबा उन्हें इकट्ठा देखता तो अक्सर उसे यही डर लगा रहता कि ये रातें कहीं इन दो प्रेमियों की चुगली न कर दें। और एक दिन सचमुच ऐसा ही हुआ। जाटों को पता चल गया कि जिद्दी आता है और जाल बिछ गया। चांदनी रात थी जब जिद्दी और प्रीतो बाबा की दुकान पर आए। बाबा ने चाय बनाई और फिर वो दोनों एक गिलास में से चाय पीने लगे। बाबा एकटक उन्हें देख रहा था। सहसा उसकी आंखें भर आईं। बाबा ने अपनी पगड़ी के पल्लू से उन्हें चुपचाप पोंछ दिया, पर जिद्दी व प्रीतो से यह बात छुपी न रही। दोनों ने एक स्वर में बाबा से पूछा, क्या बात है बाबा? कुछ नहीं बच्चियों, रब तुम्हें राजी रखे। जाओ जल्दी घर चले जाओ। मुझे आसार कुछ अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिर सहसा चुप हो गया। बाबा कुन नहीं होने लगा। शायद तुम्हारा नशा उतरने लगा है, गोली खा लो, प्रीतो ने कहा और हंसने लगी। फिर उठकर खेतों की ओर भाग गई। जिद्दी भी उसके पीछे पीछे भाग लिया और बाबा भट्टी की बुझती हुई आग को घूरता हुआ बाहों में मुंह दिए किसी गहरी सोच में डूब गया। थोड़ी देर बाद एक हृदय विदारक चीख हवा में गूंजी और फिर
सब शांत हो गया। बाबा अंदर जा चुका था। बाहर उसे कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई दी। फिर किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा। बाबा अपने से ही कुछ कहता हुआ उठकर बाहर आ गया। आने वाले 5 थे। उन्होंने उससे गिलास पानी और खाने की कुछ मांगा। बाबा ने चुपचाप सब चीज़ें उन्हें दे दी और फिर चुपचाप एक ओर बैठे जैसे उगने लगा। आने वाले बड़े जोश से पीते खाते और बतियाते रहे। जब वे आए थे तो उन्होंने अपनी पगड़ियों के पल्लुओं से अपने चेहरे ढांप रखे थे, पर अब वे इस बात के प्रति लापरवाह हो चुके थे और उनके चेहरे साफ होने लगे थे। पास पड़े हुए उनके हथियार चमकने लगे, जिन्हें उन्होंने आते ही जमीन पर रगड़ा और फिर पानी से धोया था। उनमें से एक ने बाबा को भी एक पैक देना चाहा, पर बाबा ने नहीं लिया। तब वे पांचों बाबा के पीछे पड़ गए। तो रोज ही खाते हो, आज इसे भी चख कर देखो। यह नशा तो सब नशों से सरताज है। पहले तो बाबा कुछ हिचका, फिर जैसे अपने आप उसके हाथ ऊपर उठ गए, दोनों हाथ। जब उसने पैक पकड़ा तो उसके दोनों हाथ कांप रहे थे। पैक मुंह तक ले जाते वक्त बाबा कुछ बुदबुदाया, जैसे वह कह रहा हो, तुम खुशी मनाओ और मैं मातम। फिर सब पीते रहे और बतियाते रहे। जाते वक्त वे लोग बाबा के लिए एक बोतल छोड़ गए जिसमें काफ़ी शराब थी। बाबा उठकर अंदर आ गया। नशे के कारण उसके पांव लड़खड़ा रहे थे, पर बाकी बची बोतल अब भी बाबा के हाथ में थी। वह चारपाई पर आकर लेट गया और बोतल सिरहाने रख ली। थोड़ी थोड़ी देर पर उठता, बोतल में से 1-2 घूंट भरता और मुंह ढांप लेट जाता। बाबा को अपना बीता जीवन याद आने लगा था। अपनी जवानी की सब घटनाएं उसकी आंखों के आगे चलचित्र सी घूमने लगी थी। अपने गांव का वह सबसे सुंदर ब्राह्मण कुमार था। बांसुरी बजाता जब वह खेतों से निकलता तो दिशाएं झूमने लगती। गांव की लड़कियां उसका नाम की माला जपती। वह था कि कभी किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। अपने नाम मनमोहन की तरह वह सबका मन मोह लेता था। वह स्वयं कहीं नहीं बांटता था। फिर अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि दूसरे गांव की एक चमार लड़की सिंडो का वह अपना दिल दे बैठा। उसकी प्रेम कहानी आसपास के सभी गांवों में दंत कथा बन गई। बात मनमोहन के पिता के कानों तक पहुंची, जो गांव का माना हुआ अमीर भद्र पुरुष था। उसके बेटे का नाम ले लेकर लोगों का तरह तरह की बातें करना उसे गवारा नहीं था। इधर सिंडो के बापू को भी यह बात कोई बहुत अच्छी नहीं लगती थी। वह अपनी पट्टी का चौधरी था और पट्टी में बच्चे बच्चे का ज़बान पर सिंडो मोहन का नाम था। बात बढ़ती गई, कई बार लाठियां भी चल गई, पर सिंडो और मोहन का मिलना जुलना बंद न हुआ। फिर एक दिन यह खबर फैल गई कि सिंडो को उसके घर वालों ने कहीं दूर रिश्तेदारी में भेज दिया है, पर हकीकत अधिक दिन तक छुप न सकी। पंडित अमरनाथ मनमोहन के पूज्य पिता ने उसे कुछ भाड़े के टट्टुओं की मदद से टुकड़े टुकड़े करवा दफना दिया था। मोहन को जब इस कहानी का पता चला तो वह पागल सा हो गया था। वह खूब चीखा था, चिल्लाया था और अपने बाप का गिरेबान थाम अपने हाथों से उसकी मूछें नीची कर दी थी और हर उस स्थान पर बोराया सा घूम रहा था जहाँ जहाँ उसने सिंडो के साथ कोई पल भी बिताया था। फिर अचानक एक दिन वह गांव छोड़कर चला आया था। उसकी यात्रा का कोई अंत नहीं था। वह भटकन उसके लिए जैसे एक अभिशाप बन गई थी। सिंडो की याद उसे किसी भी पल चैन न लेने देती थी। हरिद्वार में वह साधुओं की टोली में शामिल हो गया था। फिर वहीं से उसे अफीम की लत लग गई थी। फिर एक दिन उसने वह टोली भी छोड़ दी थी और भटकता भटकता इस गांव पहुंच गया था जहां वह आज था। गांव के बाहर उसने सौंधा को देखा था।
उसे लगा था कि जैसे वह सिंडो का ही कोई दूसरा रूप हो। सौंधा ने उसे पानी पिलाया था और उसे चौधरी के घर तक छोड़ आई थी। वह रात उसने चौधरी की हवेली में ही काटी थी और उन दोनों की दोस्ती का एक अजीब रिश्ता कायम हो गया था। चौधरी से मोहन को सौंधा के प्रति आकर्षण की बात भी छुपी न रह सकी थी और चौधरी ने उसे सौंधा के बारे में बताते हुए कहा था कि वह इस गांव का ऐसी अभागिन लड़की है जो बचपन में ही विधवा हो गई थी। गांव की लड़की होने की वजह से वह उसे बहन मानता था और उसका संरक्षक था, इसलिए वह चाहेगा कि ऐसी कोई बात ना हो जिससे उसके नाम पर कोई आँच आए। पंडित ने भी उससे वचन लिया था कि चौधरी उसके बीते जीवन के बारे में कभी किसी से कुछ नहीं बताएगा। कुछ दिनों बाद जब चौधरी की मदद से गांव के बाहर मोहन की चाय की दुकान खुल गई थी और मनमोहन बाबा बन गया था, बरगद बाबा ने उठकर बोतल में से एक घूंट भरा, दूसरा घूंट भरा और खाली बोतल नीचे फेंक दी। आज जाने क्यों उसे पुरानी हर घटना याद आ रही थी। पीतों की चीख ने उसे याद दिला दिया था सिंडो भी जरूर इसी तरह चीखी होगी। वह बुदबुदाया, तू भी इसी तरह चीखी होगी। दुकान में किसी के आने की आवाज़ सुनाई दी। सौंधा थी, वह उसकी चारपाई पर बैठ गई, उसे हिलाने लगी, बुलाने लगी, प्यार से छेड़ने लगी। फिर सहसा चीख पड़ी। बाबा का सिर उसके हाथों में झूल गया था। सौंधा ने बाबा का सिर चारपाई पर टिका दिया, फिर उसे घूरा, बुदबुदाई, मैं तब तो नहीं पर आज ज़रूर विधवा हो गई हूँ, और पार्टी पर सिर रखकर बुरी तरह से सुबकने लगी। बाबा के जनाजे से सारा गांव इकट्ठा हुआ था और शाम को उसकी दुकान पर एक सभा हुई थी जिसमें यह फैसला किया गया था कि बाबा की याद में यहीं पर बरगद का एक पेड़ लगा दिया जाए। चौधरी ने पेड़ लगाया था, सौंधा ने पानी दिया था और जब तक जीती रही रोज उसे पानी देती रही। धन्यवाद।